वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम आशीष शर्मा एंड आई विल टीच यू फिजिक्स। इससे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आवेश के बारे में, जहां हमने आवेश की परिभाषा, आवेश की प्रकृति एवं आवेश की उत्पत्ति की बात की थी। हम पिछले लेक्चर का रिवीजन करेंगे जिसमें हमने पढ़ा फर्स्ट घर्षण विद्युत प्रभाव। घर्षण विद्युत प्रभाव में हमने देखा कि जब दो अलग अलग ऑब्जेक्टों को परस्पर रगड़ा जाता है तो कम कार्यफलन वाला ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन उच्च कार्यफलन वाले ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर देता है, जिससे जिस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं वह धनावेशित, जबकि जिस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं वह ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार ये दोनों ऑब्जेक्ट घर्षण के द्वारा आवेशित हो जाते हैं। जितना ऑब्जेक्ट बी धनावेशित होता है उतने ही परिमाण से ऑब्जेक्ट ए ऋणावेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में हमने देखा कि जब भी कोई विद्युत उदासीन परमाणु अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है तो यदि इस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो यह ऋणायन बन जाता है, और यदि इस विद्युत उदासीन परमाणु ने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है तो यह धनायन बन जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला पदार्थ धनावेशित, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। सेकंड, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, मान लीजिए इनमें से कोई भी पदार्थ n इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान कर रहा है, अर्थात n इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण कर रहा है या n इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। इन दोनों ही स्थितियों में उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। इन दोनों स्थितियों में उसके द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का n गुना होता है। यदि उसके द्रव्यमान में परिवर्तन डेल m हो तो डेल m इज इक्वल टू n इंटू एम ई। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। यहाँ हमने m को 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाएगा। यदि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे तो इसका द्रव्यमान घट जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर इसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है, अर्थात इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। आवेश की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन पे आवेश होता है पॉजिटिव 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, जबकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, दोनों पर उपस्थित आवेश का परिमाण एक समान होता है, जबकि प्रकृति विपरीत होती है। यहाँ तक हमने हमारे लास्ट लेक्चर में बात की थी। अब हम इन आवेशों का निर्धारण करते हैं। आवेशों की प्रकृति का निर्धारण। अगर हम आवेशों की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। हम आवेशों की प्रकृति एवं उनके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए कुछ प्रयोग करते हैं। जैसे प्रयोग फर्स्ट, यहाँ हमने कोई दृढ़ आधार AB लिया। इस दृढ़ आधार AB से रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की एक धनावेशित छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। अब इस छड़ के पास रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई एक अन्य धनावेशित कांच की छड़ लेकर आते हैं, तो यह पाया जाता है कि दोनों कांच की छड़ें एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती हैं, एक दूसरे से दूर हटती हैं, अर्थात इनके मध्य प्रतिकर्षण होता है। इस प्रयोग के आधार पर हम यह प्रेक्षण ले सकते हैं कि सजातीय आवेश परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं। इसी प्रकार हमने पुनः एक दृढ़ आधार AB लिया। इस पर बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई ऋणावेशित एबोनाइट की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। अब हम इस छड़ के पास एक बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई अन्य ऋणावेशित एबोनाइट की छड़ लेकर आते हैं, तो यह पाया जाता है कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर हटती हैं, अर्थात इन दोनों छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जो यह दर्शाता है कि सजातीय आवेश परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं। इसी प्रकार हमने एक अन्य प्रयोग किया
जिसमें हमने पुनः दृढ़ आधार AB लिया। इस दृढ़ आधार AB पर रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की एक धनावेशित छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। इस बार हमने बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई ऋणावेशित एबोनाइट छड़ को इसके पास लाया, तो यह पाया गया कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, अर्थात पास आती हैं, इनमें आकर्षण होता है। जब हमने इसका वाइस वर्सा उल्टा करके देखा अपन ने, हमने फिर से एक दृढ़ आधार AB लिया। इस बार बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनाइट की ऋणावेशित छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया। इसके पास रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई धनावेशित कांच की छड़ को लेकर आए, तो पुनः यह पाया जाता है कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे के पास आती हैं, अर्थात इनमें आकर्षण का गुण पाया जाता है। इन दोनों प्रयोगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। इस प्रकार इन समस्त प्रयोगों के आधार पर यह प्रतिपादित किया गया कि सजातीय आवेशों सजातीय आवेशों का मतलब है प्लस प्लस एवं माइनस माइनस। इन दोनों आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, जबकि विजातीय आवेशों प्लस माइनस एवं माइनस प्लस में आकर्षण का गुण पाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। सजातीय आवेश हमेशा प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। इस पर बोर्ड एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है, देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो तो आवेशों की प्रकृति एवं इनके मध्य कार्यरत बल बताइए। अब देखिए, यह तभी संभव है कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो। यह तभी संभव है जबकि Q1 भी प्लस हो व Q2 भी प्लस हो, क्योंकि दो धनात्मक राशियों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। अथवा Q1 भी ऋणात्मक हो एवं Q2 भी ऋणात्मक हो। इस स्थिति में Q1 Q2 हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, अर्थात धनात्मक होगा। यहाँ दोनों ही आवेश या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस। इस स्थिति में क्या होगा, दोनों आवेश सजातीय होंगे, अर्थात या तो प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे। और अभी हमने पढ़ा कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, तो इनमें क्या लगेगा, दोनों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसी प्रकार दूसरा सवाल पूछ लिया जाता है कि यदि Q1 Q2 लेस देन 0 हो तो वही आवेशों की प्रकृति एवं कार्यरत बल बताना है आपको। अब ये कब संभव है, यह तभी संभव है जबकि आपका Q1 तो पॉजिटिव हो एवं Q2 नेगेटिव हो, अथवा
आपका Q1 नेगेटिव हो एवं Q2 पॉजिटिव हो, इन दोनों ही स्थितियों में आवेश विजातीय होंगे। इसका मतलब क्या है कि आवेश कैसे हैं? विजातीय। और अभी हमने पढ़ा कि विजातीय आवेशों में क्या लगता है? आकर्षण। अतः इस स्थिति में इनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि यदि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 है, इससे क्या तात्पर्य है? देखिए यहां से Q1 प्लस Q2 0 है, इसका मतलब अगर मैं इसको उधर भेजूं तो Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2, अर्थात Q1 एवं Q2 परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है। यहां एक ध्यान रखने वाली बात और है। देखिए यदि प्रतिकर्षण हो रहा है तो यह आवश्यक है कि दोनों आवेश सजातीय होंगे, किंतु यदि आकर्षण का गुण है तो प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि दोनों विजातीय आवेश ही हों, क्योंकि एक आवेशित वस्तु भी अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। यह आपको ध्यान रखने वाली बात है। अर्थात आवेशों का जो निश्चयात्मक परीक्षण होता है यह प्रतिकर्षण होता है, ना कि आकर्षण। आकर्षण के आधार पर आप डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि दोनों विजातीय आवेश हैं, लेकिन प्रतिकर्षण के आधार पर आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि दोनों सजातीय आवेश हैं। अब हम आवेशों के अगले गुण की बात करेंगे, जिसमें हम इनकी चालकता देखेंगे। आवेश, अभी हमने पढ़ा आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश एवं ऋण आवेश। यहां हम इनकी ध्रुवता की बात करेंगे। ये जो धनावेश एवं ऋणावेश हैं, ये इनकी ध्रुवता द्वारा निर्धारित किया जाता है। अर्थात आवेश का वह गुण जो आवेश की प्रकृति का निर्धारण करता है, उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं। यहाँ कोई भी चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये इनकी क्या होती है? ध्रुवता होती है। अब हम बात करेंगे चालकता की। तो देखिए पदार्थों में आवेश प्रवाह का, अभी हमने देखा कि यदि हमें किसी भी पदार्थ को आवेशित करना है तो हमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना होगा। एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि आवेशन हमेशा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही होता है। तो पदार्थों में आवेश प्रवाह का गुण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे पदार्थों की चालकता
कहते। अब चालकता के आधार पर पदार्थ, इसके आधार पर, चालकता के आधार पर, पदार्थ चालकता के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला चालक पदार्थ, कंडक्टर। सेकंड अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। एंड थर्ड कुचालक, जिन्हें हम पैरावैद्युत पदार्थ भी कहते। चालकता के आधार पर पदार्थ को इन तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट, चालक पदार्थ। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो सामान्य ताप पर ही मुक्त आवेशों का प्रवाह करते हैं, अर्थात इनकी चालकता सर्वाधिक होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धातुएं आवेश की बहुत अच्छी चालक होती हैं। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि क्या है? चालक पदार्थ हैं जो कि सामान्य ताप पर ही आवेशों का प्रवाह करते हैं। और चांदी की जो चालकता होती है ये तो सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक चालक कौन होता है? चांदी। किंतु अधिक महंगी होने के कारण हम जो चालक तार प्रयुक्त करते हैं वो किसके करते हैं? तांबे के। सेकंड, अर्धचालक पदार्थ। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो सामान्य ताप पर विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, अर्थात आवेशों का चालन नहीं करते हैं। किंतु यदि ताप बढ़ाया जाए तो ये पदार्थ आवेशों का प्रवाह करने लगते हैं। इन्हें हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि, इन्हें हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। कुचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी ताप पर मुक्त आवेशों का प्रवाह नहीं करते हैं। इनकी चालकता अति न्यून होती है। इन्हें हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, कांच, एबोनाइट आदि कुचालक पदार्थ होते हैं। इन्हीं कुचालक पदार्थों पर यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए तो इनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात ये ध्रुवित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम पैरावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैराफिन, मोम आदि पैरावैद्युत पदार्थ होते हैं। इस प्रकार चालकता के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है: चालक, अर्धचालक एवं कुचालक पदार्थ। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार किसी भी पदार्थ को आवेशित किया जा सकता है। आवेशन। आवेशन से आशय है चार्जिंग। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। चार्जिंग मीन्स किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम उसका क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की प्रक्रिया को ही हम उसका आवेशन कहते हैं। अब आवेशन की हमारे पास अलग अलग विधियां हैं। फर्स्ट, घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकेंड, चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्टेंस। एंड थर्ड, प्रेरण
द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। बेसिकली ये 3 मेथड होते हैं जिनके आधार पर हम किसी भी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे घर्षण द्वारा आवेशन की। फर्स्ट, घर्षण द्वारा आवेशन मीन्स चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के बारे में आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, गतिक घर्षण आदि। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है, यह विधि घर्षण विद्युत प्रभाव, इसका सिद्धांत क्या है, घर्षण विद्युत प्रभाव। यही इसकी परिभाषा बन जाती है कि आवेशन की वह विधि जिसमें घर्षण विद्युत प्रभाव का उपयोग किया जाता है, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए घर्षण के द्वारा आवेशन कैसे होता है। घर्षण विद्युत प्रभाव में हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, अभी मैंने आपको रिवीजन में भी बताया कि जब भी हम किन्हीं भिन्न भिन्न कार्यफलन वाली 2 पृष्ठों को परस्पर रगड़ते हैं तो उनके मध्य घर्षण के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा कम कार्यफलन वाली पृष्ठ द्वारा, ये कोई ऑब्जेक्ट ए है मेरे पास और ये ऑब्जेक्ट बी, मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट ए का कार्यफलन ऑब्जेक्ट बी के कार्यफलन से अधिक है। जब मैं इन दोनों को परस्पर रगड़ता हूं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा कम कार्यफलन वाले ऑब्जेक्ट बी द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे ऑब्जेक्ट बी से ए पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिससे ऑब्जेक्ट ए ऋणावेशित जबकि ऑब्जेक्ट बी धनावेशित हो जाता है। जितना आवेश यहां उत्पन्न होता है उतना ही आवेश परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश ऑब्जेक्ट ए पर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार घर्षण के फलस्वरूप ये दोनों ही पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ ए और बी दोनों मिलकर एक विलगित निकाय हैं और इनका जो नेट आवेश है वह नियत रहता है। इस ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के पृथक पृथक आवेशों में परिवर्तन हुआ है। यह धनावेशित हुआ है जबकि यह ऋणावेशित हुआ है। लेकिन इन दोनों का अगर हम नेट आवेश बात करें, दोनों को मिलाकर अगर हम बात करें तो यह अब भी क्या रहता है, नियत रहता है। इसे हम घर्षण विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसे हम कुछ एग्जाम्पल के बेसिस से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कांच की छड़ है, ये रेशम का कपड़ा, ऐसे ही ये एबोनाइट की छड़ है और ये बिल्ली की खाल। अब मैं यहाँ कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ता हूं तो इन दोनों के मध्य घर्षण होगा, घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तथा कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धनावेशित जबकि रेशम का कपड़ा उतने ही आवेश से ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार यदि मैं एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ूं तो बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित जबकि बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है।
इस प्रकार कांच की छड़ एवं एबोनाइट की छड़ को क्रमशः रेशम के कपड़े एवं बिल्ली की खाल से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है, जो घर्षण द्वारा आवेशन को दर्शाता है, तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया में कुल आवेश सदैव नियत रहता है। द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, जैसा कि अभी अपन ने बताया था। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, तथा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा उसका द्रव्यमान घट जाता है। अब हम पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय कंडक्टेंस देखिए, चालकों का अभी अपन ने एक गुण देखा था। जब हम चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर रहे थे तो हमने देखा था कि चालक पदार्थ ऐसे पदार्थ थे जो मुक्त आवेशों का प्रवाह करते हैं। जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो चालक को दिया गया आवेश, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, नोट लगा के नोट कर लें आप इसको। चालक को दिया गया आवेश उसकी संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जबकि अचालक को दिया गया आवेश वहीं स्थिर रहता। इस गुण का उपयोग आगे हम बहुत ज्यादा करेंगे, इसलिए इसे बहुत अच्छे से याद कर लें कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसकी संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जबकि अचालक को दिया गया आवेश वहीं स्थिर रहता है। और चालक पदार्थों के इसी गुण का उपयोग हम चालन द्वारा आवेशन में करते हैं। इसके अगर मैं सिद्धांत की बात करूं तो यह है, किस सिद्धांत पर आधारित है? चालकता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका सिद्धांत है चालकता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्टों को, जिसमें से एक अनावेशित होता है जिसे हमें आवेशित करना है, और दूसरा आवेशित होता है जिसकी सहायता से हमें अनावेशित वस्तु को आवेशित करना है, इन दोनों ऑब्जेक्टों को परस्पर भौतिक संपर्क में लाया जाता है। तो अगर हम बात करें चालन द्वारा आवेशन की परिभाषा की, तो आवेशन की वह विधि जिसमें किन्हीं दो पदार्थों को परस्पर भौतिक संपर्क मीन्स इनका संपर्कन स्थापित किया जाता है। किन्हीं दो पदार्थों को परस्पर भौतिक संपर्क में लाकर आवेशित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां आपको याद रखनी है कि आवेशन की वह विधि जिसमें किन्हीं दो पदार्थों को परस्पर भौतिक संपर्क में लाकर आवेशित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। अब चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया को हम कुछ स्टेप से समझेंगे। इसे हम निम्नानुसार समझ सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक गोला है, जिसे स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे? मान लीजिए ये मेरे पास कोई विद्युत उदासीन गोला है जिसे मुझे ऋणावेशित करना है। इस गोले को कुचालक स्टैंड पर रखा गया है।
यदि मुझे इसे ऋणावेशित करना है तो मैं इसका संपर्कन किसी ऋणावेशित गोले से करवाऊंगा। अगर मुझे इसे धनावेशित करना है तो मैं इसका संपर्कन धनावेशित गोले से करवाता हूँ। आपको चालन में ये बात ध्यान रखनी है। आगे हम प्रेरण पढ़ेंगे, प्रेरण में इसका विपरीत होता है। अभी मुझे इस विद्युत उदासीन गोले को ऋण आवेश से आवेशित करना है। इसके लिए मैं इसके पास एक ऋणावेशित गोला B लेकर आता हूं। ये दोनों ही गोले कुचालक स्टैंड पर रखे गए हैं, क्योंकि इनका संपर्कन पृथ्वी से है और पृथ्वी विद्युत धारा की एक बहुत अच्छी चालक होती है, जिसकी धारिता अनंत होती है, अर्थात इसे कितना ही आवेश दे दिया जाए। इसलिए इन्हें कुचालक स्टैंड पर रखा गया है ताकि इनका आवेश पृथ्वी में प्रवाहित ना हो। अभी हमने पढ़ा था कि चालन द्वारा आवेशन में भौतिक संपर्क स्थापित करवाया जाता है। भौतिक संपर्क स्थापित करवाने के लिए हम एक संयोजक तार लेते हैं। यद्यपि इन दोनों का भौतिक संपर्क दोनों को टच करके भी स्थापित किया जा सकता है, यहाँ हम भौतिक संपर्क एक चालक तार से स्थापित करते हैं। जब इन दोनों को, ये हमारा विद्युत उदासीन गोला था, ये हम ऋणावेशित गोला लेके आए हैं, जब इन दोनों को किसी संयोजक तार से जोड़ा जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन गोले B से गोले A पर स्थानांतरित होने लगते हैं तथा यह आवेश तब तक स्थानांतरित होता है जब तक दोनों गोलों का विभव समान नहीं हो जाता। इसके बाद इस संपर्कन को हटा लिया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं स्टेप 4 में कि इसका कुछ ऋणावेश इस पर स्थानांतरित हो चुका है और जो हमारा गोला पहले विद्युत उदासीन था अब ये ऋणावेशित हो चुका है। इसके बाद हम गोले B को यहाँ से हटा लेते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें ऋण आवेशित चालक गोला A प्राप्त होता है। इस प्रकार चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में किन्हीं दो वस्तुओं को, किन्हीं दो पदार्थों को परस्पर भौतिक संपर्क में लाकर उन्हें आवेशित किया जा सकता है। इस विधि को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी एक गोले के आवेश में होने वाली कमी किसी दूसरे गोले पर आवेश लब्धि के समान होती है, अर्थात कुल आवेश यहाँ भी नियत रहता है। अब हम थर्ड पढ़ेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। यह विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर ही आधारित है। इसका सिद्धांत क्या है? विद्युत प्रेरण। ये आवेशन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें किसी भी पदार्थ को बिना छुए, अर्थात उसे बिना भौतिक संपर्क स्थापित किए ही आवेशित किया जाता है। बोर्ड एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है कि क्या आप किसी गोले को बिना स्पर्श किए आवेशित कर सकते हैं? यदि हाँ तो उस विधि का नाम लिखिए। आप क्या बताएंगे कि हम किसी भी गोले को प्रेरण द्वारा आवेशित कर सकते हैं। यह विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगर मैं बात करूं इसकी परिभाषा की, तो आवेशन की वह विधि जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ को बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श अर्थात प्रेरण, बिना स्पर्श किए ही आवेशित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, आवेशन की इस विधि में हम उस ऑब्जेक्ट को बिना टच किए ही आवेशित कर सकते हैं। इसे हम
निम्नानुसार समझते हैं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई विद्युत उदासीन गोला है। मैंने आपको पहले भी बताया था विद्युत उदासीन का ये मतलब कतई नहीं है कि उस पर आवेश नहीं है, अपितु इसका मतलब है कि इस पर जो नेट आवेश है वो जीरो है, अर्थात जितना इसमें धनावेश है उतना ही ऋणावेश उपस्थित है, जो एक दूसरे को निरस्त कर देता है तथा गोले पर परिणामी आवेश नेट आवेश जीरो होता है। अब इस विद्युत उदासीन गोले को मान लीजिए हमें धनावेशित करना है। प्रेरण में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पदार्थ को जिस आवेश से आवेशित करना है उसके विपरीत आवेश से आवेशित पिंड ही उसके पास लेकर आना है तथा टच नहीं करवाना है। चालन में और प्रेरण में ये अंतर होता है, उसमें हम भौतिक संपर्क स्थापित करते हैं, यहाँ हम बिना संपर्क स्थापित किए ही आवेशित करते हैं। इसे मुझे धनावेशित करना है तो इसके पास में लेकर आता हूँ एक ऋणावेशित छड़। जब मैं इसके पास एक ऋणावेशित छड़ लेके आता हूँ तो हमने पढ़ा था कि विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है, तो इस छड़ का ऋणावेश इस गोले के समस्त धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे इसकी इस वाली पृष्ठ पर धनावेश की परत बन जाती है, जबकि समस्त ऋणावेश इसके प्रतिकर्षण के कारण इसके दाएं पृष्ठ पर उपस्थित हो जाता है। इसके पश्चात इस विद्युत उदासीन गोले के ऋणावेश वाले भाग को भू संपर्कित कर दिया जाता है। अभी हमने बात की थी कि पृथ्वी बहुत अच्छी चालक है, इसकी धारिता अनंत होती है, तो हमने क्या किया, इसका भू संपर्कन करवा दिया। जब इसका भू संपर्कन करवाया जाता है तो इस गोले का समस्त ऋणावेश इस संयोजक तार से होता हुआ पृथ्वी में समा जाता है। अब इस गोले पर केवल धनावेश शेष रह जाता है और इस छड़ के, इस ऋणावेशित छड़ के प्रेरण के कारण ये धनावेश इसकी बाईं सतह पर ही उपस्थित होता है। इसके पश्चात यदि इस ऋणावेशित छड़ को भी हटा लिया जाए तो अभी हमने पढ़ा था चालक का एक गुण होता है कि उसे दिया गया आवेश उसकी संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तो यह धनावेश इसकी संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार हमें जो गोला पहले विद्युत उदासीन था वो अब कैसा हो गया, धनावेशित। इस प्रकार हमारे पास धनावेशित चालक गोला प्राप्त हो जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह कि पहले आपको अर्थिंग हटानी है, उसके बाद इस ऋणावेशित छड़ को हटाना होता है। इस प्रकार हमने प्रेरण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में देखा कि हम किसी भी पिंड को बिना टच किए, बिना स्पर्श किए ही उसे हम आवेशित कर सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज और देखेंगे हम, प्रेरण के कारण ही हमने पढ़ा कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास कोई चालक गोला है जो कैसा है, विद्युत उदासीन, अर्थात इसमें जितना धनावेश है उतना ही क्या उपस्थित है, ऋण आवेश उपस्थित है। जब मैं इसके पास कोई ऋणावेशित छड़ लेकर आता हूं तो प्रेरण होता है। प्रेरण के कारण क्या होता है, इस ऋणावेशित छड़ वाले सिरे पर इस गोले में धनावेश, जबकि दूसरी तरफ ऋण आवेश की परत बन जाती है। ये गोला अब भी क्या है, विद्युत उदासीन, क्योंकि जितना धनावेश उतना ऋणावेश। ये हमारे पास क्या है, कोई ऋणावेशित
छड़। अब देखिए होता क्या है, इस ऋणावेश, इस छड़ के ऋणावेश एवं इस गोले के धनावेश के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, जबकि इस छड़ के ऋणावेश एवं इस गोले के ऋणावेश के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। किंतु इन दोनों की दूरी कम है, जबकि इन दोनों के मध्य की दूरी अधिक है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विद्युत बल का मान भी घटता जाता है। अर्थात इनके मध्य लगने वाला आकर्षण का गुण, किसके मध्य, इस ऋणावेशित छड़ के ऋणावेश एवं गोले के धनावेश के मध्य लगने वाला आकर्षण का गुण इस ऋणावेश एवं इस गोले के ऋणावेश के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल से, मीन्स जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से अधिक हो जाता है। और यही कारण है कि कोई भी आवेशित वस्तु किसी अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका पदार्थों का आवेशन। आवेशन में आपको ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं? एक तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह क्या बनती है? ऋणावेशित। और उसके द्रव्यमान में क्या होती है? वृद्धि। दूसरा, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वह क्या बनती है? धनावेशित। और उसके द्रव्यमान में क्या होती है? कमी। मान लीजिए इसने n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो इसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी n इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। अगर इसने n इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो इसके द्रव्यमान में कमी होगी n इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। एक तो आपको आवेशन में ये याद रखना है। दूसरा, प्रतिकर्षण ही, प्रतिकर्षण ही आवेशों का निश्चित परीक्षण है, क्योंकि आकर्षण तो विद्युत उदासीन और आवेशित वस्तु में भी हो जाता, आकर्षण नहीं। तीसरा, आवेश का संसूचन अथवा मापन हम किस किस से करते हैं? वोल्टामीटर या विद्युतदर्शी, धारामापी आदि के द्वारा हम इसका संसूचन अथवा मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी भी धात्विक पृष्ठ पर, यदि धात्विक पृष्ठ पर 0.1 एंगस्ट्रॉन से 10 एंगस्ट्रॉन, ये आपको याद रखना है, यदि इतनी तरंग धैर्य, कितना? 0.1 एंगस्ट्रॉन से 10 एंगस्ट्रॉन तरंग धैर्य वाला विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण या विकिरण आपतित करवाया जाए तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है। ये चार बातें आपको मुख्यतः याद रखनी है। अब हम बात करेंगे आवेश के मात्रक के बारे में। देखिए, जब भी हम कोई भौतिक राशि पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले उसकी परिभाषा पढ़ते हैं
परिभाषा से उसका हम सूत्र निकालते हैं, सूत्र से हम उसका मात्रक निकालते हैं और मात्रक से हम उसकी विमा निकालते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो सदिश है या अदिश। तो यहां हम आवेश की परिभाषा पढ़ चुके, अब हम बात करेंगे सूत्र की। आवेश के सूत्र के लिए हमें विद्युत धारा की परिभाषा की आवश्यकता होती है। हमें पता है कि किसी भी चालक तार से अथवा किसी भी पदार्थ से प्रति एकांक समय में प्रवाहित नेट आवेश को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए t समय में q आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा कितनी होगी? विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हमें यहाँ Q का सूत्र चाहिए तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। सिंपल है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ये तो बात हो गई आवेश के सूत्र की। अब यहां से इसका हम मात्रक निकालेंगे। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, समय का मात्रक है सेकंड। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर इंटू सेकंड। इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है उसे हम कहते हैं कूलाम, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। CGS पद्धति में अगर मैं बात करूं, CGS पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्थिर विद्युत इकाई, जिसे हम स्टेट कूलाम क्या कहते हैं? इसे हम स्टेट कूलाम भी कहते हैं। स्थिर वैद्युत इकाई अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से आपका क्या बन जाएगा? ESU। और इसे ही हम क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन भी कहते हैं। तो देखिए CGS पद्धति में आवेश की इकाइयां क्या हैं? स्थिर वैद्युत इकाई इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दैट इज नोन एज ESU। इसे हम स्टेट कूलाम भी कहते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन भी कहते हैं। अगर हम कूलाम और ESU में संबंध देखें, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU। ये एक कूलाम और ESU में क्या होता है? संबंध होता है। इसकी एक अन्य इकाई भी होती है वैद्युत चुंबकीय मात्रक या इकाई। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट और इसे हम EMU से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम EMU से। एंड 1 EM इसे हम एब कूलाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? एब कूलाम भी हम इसे ही कहते हैं EMU को। एंड 1 EMU इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻10 ESU। ये क्या बन गया आपके पास? EMU और ESU में संबंध। देखिए ये अलग अलग मात्रक होते हैं, इनके मध्य अगर आपको संबंध ज्ञात करना हो तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 ESU। 1 EMU इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 ESU। अब अगर मैं EMU और कूलाम की बात करूं, इन दोनों में संबंध स्थापित करूं, तो 1 EMU इज इक्वल टू, देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 3 इंटू 10⁻9। मैंने यहां से एक पावर कम करके यहाँ आगे लिखी ESU। 3 इंटू 10⁻9 ESU को हम क्या कहते हैं? कूलाम। तो ये क्या बन गया? 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलाम। इसको आप इसके नीचे भी भेज सकते हैं।
1 कूलाम इज इक्वल्स टू 1/10 EM। ये आपके पास अलग अलग रिलेशन होते हैं। अगर आपको EMU और ESU के अनुपात की हम बात करें तो 1 EMU इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻10 ESU। मैं इस ESU का यदि इधर भाग दे दूं, EMU को अगर मैं ESU से डिवाइड कर दूं तो वैल्यू आती है 3 × 10⁻10। ये किस में? CGS में। और प्रकाश की चाल का मान भी तो इतना ही होता है CGS में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर मैं उसको कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में तो 3 × 10⁻10। तो यहाँ से EMU और ESU का जो अनुपात है वो प्रकाश की चाल के परिमाण में समान होता है। इस प्रकार इन सभी से आप अलग अलग आवेश के मात्रक प्राप्त कर सकते हैं। अब चूंकि जो कूलाम है, कूलाम आवेश का मात्रक है, किंतु कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक होता है। ये हम कैसे देखेंगे? अभी एक न्यूमेरिकल से हमें पता चलेगा कि एक कूलाम आवेश का कितना बड़ा मात्रक है। मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास कि किसी पदार्थ को 1 कूलाम आवेश से ऋण आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने होंगे या निकालने होंगे? देखिए, हमें पता है Q इज इक्वल्स टू NE। अब यहाँ पे Q का मान कितना दिया हुआ है? 1 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? परिमाण में 1.60 × 10⁻−19 कूलाम। तो 1 इज इक्वल्स टू N × 1.602 × 10⁻−19। यहाँ में डिवाइड कर दूं, N बराबर क्या आएगा? 1/1.602 × 10⁻−19। अगर मैं इस 19 को ऊपर लेके जाऊंगा प्लस का हो जाएगा ये। N इज इक्वल्स टू 10⁻19 एंड 1.602। N इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1.602 × 10⁻19। जब इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 0.625 × 10⁻19। यहाँ से एक कम कर दें, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो N इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अर्थात यदि आपको किसी पदार्थ को 1 कूलाम आवेश देना है तो आपको उससे कितने, 1 कूलाम आवेश अगर उसको ऋणावेशित करना है, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? अतः किसी पदार्थ को 1 कूलाम आवेश से ऋणावेशित करने के लिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्या करने होंगे? ग्रहण करने। तो यहां से देखिए, कूलाम क्या होता है? आवेश का बहुत बड़ा मात्रक होता है। इसलिए इसकी जो छोटी इकाई होती है वो होती है आपके पास 1 मिलीकूलाम, 1 माइक्रोकूलाम, 1 नैनोकूलाम, 1 पिकोकूलाम। इन छोटी इकाइयों का उपयोग हम आवेश के मापन में करते हैं। आवेश का जो सबसे वृहद मात्रक होता है ये होता है फैराडे। आवेश का सबसे वृहद मात्रक क्या होता है? फैराडे।
तथा आवेश की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा मात्रक होता है आपका फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन। यहाँ आप ध्यान रखें, फेराडे होता है एक मात्रक और होता है फेरड, लेकिन फेरड धारिता का मात्रक होता है, ना कि आवेश का। एंड 1 फेराडे इज इक्वल्स टू 96,495 कूलाम। न्यूमेरिकल के लिए हम यूज करते हैं 96,500 कूलाम। तो ये था आपके पास आवेशों के मात्रक। कल हम आवेशों के गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।